जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी की इस प्यारी सी क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी का पहला सवाल मैंने यहाँ पर रखा है। हिंदी हर वो एग्जाम जहाँ पर पूछी जा रही है हिंदी, तो आप इस क्लास को आराम से ले सकते हो और नई नई चीजों को सीख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ हिंदी के सवाल और उनसे ही संबंधित कुछ और प्रश्न जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसमें कह रहा है कि आप भला तो जग भला मैं आप कौन सा सर्वनाम है। इसमें सर्वनाम पूछ रहा है कौन सा है। आप अच्छे जानते हो जो सर्वनाम होते हैं वो 6 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं भाई? 6 सर्वनाम होते हैं, 4 यहाँ पर दे रखे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है इस आप में ये जो आप दे रखा है ये कौन सा सर्वनाम है। आप भले तो जग भले में आप जो है ये कौन सा सर्वनाम है। तो आप अच्छे जानते हो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। निजवाचक कैसे? यानी कि आपको अगर आप मिल जाए किसी वाक्य में, स्वयं मिल जाए, स्वयं मिल जाए, खुद मिल जाए, खुद मैं खुद काम कर लूंगा आपकी जरूरत नहीं है ना, वाक्य में आपको मिल जाए, या फिर अपने आप मिल जाए, अपने आप, अपने आप, अपने आप। ठीक है भाई, वाक्य के अंदर आपको इन चारों में से कोई भी शब्द मिल जाए तो आप समझ जाना कि वहां पर निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। बाकी जो सर्वनाम 6 होते हैं वो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध और संबंधवाचक, इस तरीके के हमारे क्या हो जाते हैं, कुल मिलाकर 6 हो जाते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है देखना भाई सवाल के अंदर। सवाल में कह रहा है हमसे कि इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। इस नहीं को आप अंडरलाइन कर लिया करो, वरना ये छूट जाता है तो फिर सवाल का आंसर हम गलत दे देते हैं। तो विसर्ग संधि का पूछा है। आप अच्छे जानते हो संधि जो होती है हमारी वो 3 हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती है भाई? एक तो हो जाती है स्वर संधि, दूसरी हो जाती है हमारी अयाधि संधि, और एक हो जाती है हमारी विसर्ग संधि। तो इसमें पूछ रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा होगा, जब आप इस अत्याचार को तोड़ोगे तो ये बनेगा अति प्लस आचार। अति, अति प्लस आचार। ठीक है भाई, अब ये अति प्लस आचार आपको मिल जाएगा, लेकिन जब जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा अधोगति। अधोगति मतलब अध, इस तरीके से अध लिख दोगे, विसर्ग लगा देंगे हम या प्लस यहाँ पर गति लिख देंगे, है ना, तो ये बनेगा अधोगति। तो ये जो विसर्ग नजर आ रहे हैं इसको ही बोलते हैं हम विसर्ग संधि। इसी को तोड़ोगे मनोविज्ञान में तो मन के बाद में आप क्या लगा दोगे भाई? आप विसर्ग लगा दोगे। चतुष्पद में भी आप तोड़ोगे तो उसमें क्या लगा दोगे? विसर्ग लगा दोगे। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। सुपर फास्ट प्रैक्टिस है, आप फटाफट इसका आंसर देते रहो, काफी है। आगे देखना क्या कह रहा है। सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि इहलोक किसका विलोम शब्द है। इहलोक किसका विलोम शब्द है? इहलोक, इहलोक का क्या पूछ रहा है? विलोम पूछ रहा है। तो इहलोक का विलोम क्या बन जाता है? इहलोक का विलोम बन जाता है परलोक। परलोक मतलब स्वर्ग, जहां देवी देवता निवास करते हैं, रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे आ जाते हैं भाई, आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है आगे? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। सवाल के अंदर हमसे क्या कह रहा है देखना, क्वेश्चन आपके सामने। इसमें कह रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई? समास पूछा जा रहा है, और प्रतिदिन का पूछा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास बनेगा। जरा आंसर बताओ क्या होगा। तो प्रतिदिन में समास जब पूछेगा, यानी कि किसी शब्द में जब पूरे समय की बात हो रही होती है, जैसे आजन्म, पूरे जन्म की बात हो रही है, तो इस तरह के शब्द जो आते हैं, जैसे प्रीति मिल जाए आपको, प्रीति किसी शब्द के उपसर्ग में, मूल शब्द के उपसर्ग में प्रीति मिल जाए, आ मिल जाए, है ना, तो वहां पर क्या हो जाता है? अव्ययभाव समास होता है। क्या होता है भाई? अव्ययभाव समास हो जाए। या फिर आपको यथा मिल जाए, यथाशक्ति होता है ना, यथाशक्ति, तो ये क्या होते हैं? ये सब के सब उपसर्ग के रूप में होते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग के रूप में काम कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो वहां पर अव्ययभाव समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं भाई, आगे क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो सवाल में कहा जा रहा है हमसे, सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना, यमुना को हम कालिंदी भी बोल देते हैं, बिल्कुल सही है ना। सूर्य तना भी बोल देते हैं, बिल्कुल सही है। सूर्य के जो पर्यायवाची हैं, अगर सूर्य के पर्यायवाची प्लस जो पुत्री के पर्यायवाची होते हैं, उन दोनों को अगर हम मिला दें तो वो क्या बन जाएंगे? यमुना के पर्यायवाची बन जाते हैं।
कृष्णा क्या है भैया, यमुना का पर्यायवाची हो जाता है, लेकिन ये जो चंद्रसुता है ये पर्यायवाची नहीं है यमुना का। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तो कृष्ण, यमुना का सूर्य तना भी हो जाता है, कालिंदी भी हो जाता है, कृष्णा भी हो जाता है। ठीक है भाई, सवाल नंबर अगला आ जाते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है। सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है। आपको इस तरह के सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस की जो एग्जाम है उसमें आपने देखा होगा हर जो 4 शिफ्टें बनी थी, यानी 4 शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ था उसमें दो दो 3 3 इस तरह के सवाल पूछे गए थे, कहावत को लेके, लोकोक्ति को लेके, मुहावरों को लेके, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इन पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। तो कह रहा है घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसमें क्या है भैया, इस कहावत का अर्थ पूछा जा रहा है। तो क्या मुर्गी को दाल खिलाना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, फिर आगे कह रहा है मुर्गी को दाल से तोलना, ये भी गलत हो जाएगा। अपने पास की वस्तु को कम महत्व देना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रिक इसकी बताता हूं कि जब भी इस तरह का सवाल आपको मिले, चाहे वो लोकोक्ति हो, मुहावरा हो या कहावत उसको कहा जाए, तो जिन शब्दों का प्रयोग उस कहावत या मुहावरे में हुआ है, तो जहां जहां ऑप्शन में आपको वो शब्द मिल जाए उनको तुरंत काट देना। जैसे यहां पर मुर्गी था तो यहां पर भी मुर्गी था, काट दिया हमने, यहां पर भी मुर्गी था, काट दिया हमने, है ना। मनमानी करना, तो अब यहां पर देखना मनमानी होगा क्या, नहीं होगा। ये तो मैंने ट्रिक बताई है, अगर ये मिले तो ये दो तो किसी हाल में हो ही नहीं सकते। इन दोनों में संभावना है, तो इन दोनों को पढ़ोगे तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि कौन सा इसका सही है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि आपके पास कितनी भी महत्व वाली चीज हो या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो, घर के लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं जब तक उसको खो नहीं देते। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। तो किसी भी वस्तु को खोने के बाद ही उसकी अहमियत का पता चलता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आगे आ जाते हैं। ठीक है भैया, क्या कह रहा है, शब्दों के पिरते का लोप होता है, शब्दों के पिरते का लोप क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो शब्दों के पिरते का लोप क्या होता है भाई, तो वो क्रिया विशेषण होता है। और क्रिया विशेषण क्या है, एक अविकारी शब्द है। ठीक है भैया, एक अविकारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर था। आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई, इसमें कहा जा रहा है हमसे, अगले सवाल में कहा जा रहा है कि राम में कौन सी संज्ञा है, राम में कौन सी संज्ञा, ये राम जो है इसमें कौन सी संज्ञा, क्या भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों आना चाहिए भाई, क्योंकि राम जो है अपने आप में एक स्पेशलिटी है, यानी एक किसी व्यक्ति का नाम है राम, स्पेशल बात कर रहा है। और जहां भी स्पेशलिटी की बात होती है ना, स्पेशलिटी की बात होती है, तो आप वहां पर क्या लगाते हो भाई, वहां पर व्यक्तिवाचक लगा देते हो। ठीक है भाई, व्यक्तिवाचक। तो ये जो राम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है भाई, क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो इनमें से आंसर कौन सा रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जाति क्या होती है, जाति जो पूरी जाति है, लड़का तो सब लड़कों की वो वोट करा रहा है पूरी जाति का। द्रव्यवाचक जैसे सोना, चांदी, लोहा, इस तरीके का ना द्रव्यवाचक, या दूध, पानी, इस तरह का, तो ये द्रव्यवाचक बन जाते हैं। भाववाचक जिनको छुआ ना जा सके, सिर्फ महसूस कर, जैसे प्रेम, गुस्सा, इस तरह का ना, ममता, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब के सब हो जाते हैं भाई भाववाचक। आगे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, सवाल के अंदर कहा गया हमसे, बोले क्या कह रहे हैं कि इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है। इन चारों में से, चार ऑप्शन है, इसमें से शुद्ध वर्तनी हमसे पूछ रहा है। तो आप अधीन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अधीन होता है, किसी के अधीन होना। ठीक है भाई, तो ये अधीन हो जाता है, तो ये गलत है, शुद्ध नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर है संग्रहित, संग्रहित गलत हो जाएगा। संग्रहित कैसे लिखोगे, ये बनेगा संग्रहित में, संग्रहित, संग्रहित में छोटी मात्रा लग जाती है तो संग्रहित हो जाता है ना। अंधीकृत, अंधीकृत, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, पक्षीगण भी नहीं होता है। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर जो हमारा था इनमें से शुद्ध पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अंधीकृत, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आगे आ जाते हैं भाई, अगला, अगला आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई, सवाल के अंदर कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कह रहा है आकाश के तारे छोड़ना, मुहावरे का अर्थ है आकाश के तारे छोड़ना।
आकाश के तारे छोड़ना मुहावरे का अर्थ हमसे पूछा जा रहा है। व्यर्थ का काम करना ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सामने वाले की शक्ति को स्वीकारना, सामने वाले की शक्ति को स्वीकारना, असंभव को संभव बनाना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी आकाश के तारे छोड़ना, आकाश के तारे ऊपर जाके छोड़ दिए, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई। तो असंभव को संभव बनाना, यानी जो हो नहीं सकता उसको करना, कल्पना करना, है ना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं भाई, क्या कह रहा है अगला सवाल देखो। सवाल नंबर अगला, ये दिख रहा है आपको या नहीं ये बताओ, ये कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, है ना। सवाल के अंदर लिखा है इनमें से एक शब्द तत्भव है, इनमें से एक शब्द तत्भव है, हमसे पूछा जा रहा है। तत्भव मतलब क्या, तत्भव मतलब क्या होता है भाई। तत्भव का मतलब होता है, यानी हिंदी वाला शब्द हमसे पूछा जा रहा है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना, मैनेज कर लेना। तो तद्भव का अर्थ होता है हिंदी वाला शब्द हमसे पूछा जा रहा है। तद्भव मतलब हिंदी वाला और तत्सम मतलब संस्कृत वाला। तो तद्भव हल्दी ये बनेगा क्या, हाँ यही बन जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हल्दी को अगर तत्सम में लिखोगे तो ये क्या लिखा जाएगा, हल्द्री लिखा जाएगा, है ना। तो ये हमारा नहीं बनेगा। देखो जहां पर छह, ये वाला छह आपको मिल जाए, आप समझदार ना, वहां पर तत्सम हो जाता है, क्या भाई, वहां पर तत्सम हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो हल्दी बिल्कुल सही है, इसको हद्री का लिख दे, हल्द्री का, है ना, हद्री का इसको लिख देते तत्सम में। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई, देखना आगे। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो नहीं है मतलब उपसर्ग क्या होते हैं भाई। उपसर्ग आप अच्छे जानते हो, जो मूल शब्द होता है, जो मूल शब्द होता है उसके पहले यानी शुरू में लगते हैं उसको बोलते हैं उपसर्ग, उसको बोलते हैं भैया उपसर्ग, ठीक है भाई। और जो बाद में लगते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय, उनको क्या बोल देते हैं, प्रत्यय। अब प्रत्यय कितने होते हैं भाई, दो तरह के हो जाते हैं। एक वो जो क्रिया के साथ लगते हैं, जो क्रिया के साथ लगते हैं उनको बोलते हैं कृत प्रत्यय, उनको बोलते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है भाई, उनको बोलते हैं कृत प्रत्यय। और जो संज्ञा सर्वनाम, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम सर्वनाम या फिर आप कह सकते हो क्रिया विशेषण, या फिर आप कह सकते हो सॉरी विशेषण, क्रिया विशेषण नहीं बल्कि विशेषण, विशेषण विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं उसको बोलते हैं तदित प्रत्यय। क्या बोलते हैं भाई, तदित प्रत्यय। इसको कहीं पर नोट कर लेना, ये सवाल पूछा जाता है बार बार। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं उनको बोलते हैं तदित प्रत्यय। क्या बोलते हैं भाई, तदित प्रत्यय। अब हमसे क्या पूछ रहा है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग मतलब अपवाद, आप यहाँ पर मूल शब्द बाद है और उपसर्ग लगा है यहाँ पर अप, तो ये हो जाएगा। तो नहीं वाला हमसे पूछा है। जब पराजय, जय क्या है, यहाँ पर मूल शब्द है, इसमें एक उपसर्ग लगा है जिसका नाम है परा, ये भी हो जाएगा। फिर भाव, आप यहाँ पर देखोगे तो भाव है ना, भाव ये मूल शब्द हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो शुरुआत में क्या लगा है, पिर लगा हुआ है, ये भी उपसर्ग है। यहाँ पर हमसे पूछा उपसर्ग नहीं है तो ओढ़ना, तो ओढ़ में क्या लगा है भाई, ये ना लगा हुआ है, तो ये प्रत्यय है, इस वाले में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई सवाल के अंदर, देखना दोस्त, वो हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम कौन सा है भाई, मैंने अभी आपको बताया था तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द, तत्भव मतलब क्या, तत्भव मतलब हिंदी वाले शब्द। तो इसमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया है तत्सम, तो तत्सम का मतलब क्या, संस्कृत वाले, है ना। आप यहाँ पर उल्लू देखोगे, उल्लू तत्भव बन जाता है। घर तत्भव बन जाता है, यानी कि घर मतलब ग्रह बोलते हैं इसको तत्सम में। कोयल, है ना, ये भी बन जाएगा हमारा क्या, तत्भव बन जाएगा। अब यहाँ पर आप जो देखो घृत, जो घृत है ना, घृत, ये हमारा तत्सम बन जाएगा। देखो मैं रैग के आपको ट्रिक बताता हूँ कौन कौन से बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने ये डंडा है, अगर किसी शब्द किसी वर्ण के रे इस तरीके से लगा हुआ है तब भी तत्सम होगा, और अगर किसी शब्द के इस तरीके से लगा हुआ है जैसे यहाँ पर लगा हुआ है तब भी क्या बनेगा, तत्सम बन जाएगा। अगर किसी शब्द के इस तरीके से यानी ऐसे टंगा हुआ है ऊपर रे, तो रे तीन तरीके से लगता है, एक तो ऐसा लगता है, एक ऐसा लगता है और एक ऐसा। ये ऋषि है, एक तरीके से देखा जाए ऋषि। लेकिन घुमाव वाले शब्द होते हैं उनमें रे इस तरीके से लगा हुआ होता है, इस तरीके से ट्रैक्टर होता है इस तरीके से, ये ऋषि है।
और ये हमारा रे है, तो ये भी अगर आपको मिलेगा तब भी क्या बनेगा, तत्सम बन जाएगा। तो ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम का रूप है, ये वाला भी तत्सम का रूप है, और ये भी तत्सम का रूप है। तो यहाँ पर रे लगा हुआ है तो ये तत्सम है, और तत्सम ही हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। सवाल में कहा गया, यानी क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें कह रहे हैं हमसे, बोले क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ऑर्थोपार्जन किस संधि का उदाहरण है। ऑर्थोपार्जन किस संधि का, किस संधि का उदाहरण है, ऑर्थोपार्जन में कौन सी संधि है, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर ज्ञात हो रहा होगा, ऑर्थो का अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा, बनेगा ऑर्थो, ये बनेगा, ये बनेगा ऑर्थो प्लस उपार्जन, उपार्जन, इस तरीके से आप तोड़ लोगे। ठीक है भाई, दो तरीके से, यहां से आ जाएगा ऊ और यहां से आ जाएगा ओ। ठीक है भाई, यहां से आएगा ओ। जब आ और ऊ दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है भाई, आप कहोगे ओ बन जाता है। क्या बनेगा, ओ और ऊ जब बनेंगे तो यहाँ पर ओ बन जाता है। क्या बनेगा, ओ बनेगा। इस तरीके से जब आप ओ बना लोगे तो ओ कहां पर आ जाता है, आप कह दोगे ये गुण संधि में आ जाता है। किस में आ जाता है भाई, गुण संधि में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, गुण संधि। आगे आ जाते हैं। देखो यहां पर क्या कह रहा है हमसे, सवाल नंबर अगला ये रहा भाई। ठीक है, अब सवाल में कहा जा रहा है हमसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है भाई, जिस किसी से लगाव न हो, जिस किसी से यानी जिससे भी आपको लगाव नहीं है उसके लिए एक शब्द हमसे पूछा जा रहा है। तो जिससे लगाव ना हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निर्लिपित। क्या बोलते हैं भाई, निर्लिपित। निर्लिपित उसको बोल देते हैं, निर्लिपित। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, निर्लिपित। आगे देखना भाई क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई, इसने सवाल में कहा कि भिन्न शब्द का चयन कीजिए। भिन्न का मतलब है कि इनमें से चार में से एक शब्द क्या है भाई, अलग है, और तीन क्या हो जाते हैं भाई, एक जैसे हो जाते हैं। तो भिन्न शब्द का चयन करना है, यानी सजा, बल, सेना और शक्ति। आप देखोगे बल सेना में भी होता है और शक्ति में भी होता है। ठीक है भाई, तीनों जैसे हो जाते हैं, लेकिन सजा एक अलग चीज है। सजा यानी दंड, यानी पनिशमेंट, ये अलग चीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आ जाते हैं भाई, बड़ा लंबा चौड़ा सा सवाल है। क्या कह रहा है भाई, इन्होंने कहा सवाल के अंदर, ठीक है भाई, ये कह रहा है कि देश की सम्मान की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को निछावर कर देना चाहिए। यानी देश की सम्मान की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। ठीक है भाई, तो पूछ रहा है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इसमें इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, यानी वचन, लिंग, विभक्ति या फिर क्रिया की। आप यहाँ पर अगर पढ़ोगे इसको थोड़ा ध्यान से तो यहाँ पर होगा देश की सम्मान की रक्षा या देश के सम्मान की रक्षा। तो यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए देश के सम्मान, देश के सम्मान की रक्षा। क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर होना चाहिए देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो की है, इस की जगह क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर होना चाहिए था के। क्या होना चाहिए था दोस्त, के होना चाहिए था। तो ये क्या है, ये एक वचन की क्या है, अशुद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर विभक्ति। ठीक है भाई, वचन की यहाँ पर, तो देश की होना, देश के होना चाहिए था। यहाँ पर देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को नौशाबर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्त वचन की क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे आ जाते हैं, तो क्या कह रहा है अगले में। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। शरीर, घड़ा और कुंभ का एक पर्यायवाची कौन सा है। यहां पर हमसे कह रहा है कि तीन चीजें यहां पर है, शरीर, घड़ा और कुंभ, ये तीन चीजें हैं, है ना, का एक पर्यायवाची कौन सा, यानी एक शब्द इन तीनों को दर्शाता है, कौन सा शब्द है। क्या घाट से इन सबको कह सकते हैं, शरीर, घड़ा और कुंभ। क्या घट से कह सकते हैं, घड़ी से या घन से। तो आप कह दो कि घट से कह सकते हो। घट
ये जो घट है, इस घट का अर्थ शरीर भी होता है। क्या भैया? शरीर भी हो जाता है। इस घट का अर्थ कुंभ भी हो जाता है, कुंभ। और इस घट का अर्थ यानी घड़ा भी हो जाता है। ठीक है भाई, घड़ा भी हो जाता है। तो तीनों अर्थ हो जाते हैं इसके। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई अगला सवाल? इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है कि गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि के रचनाकार कौन है भाई? गीतांजलि के रचनाकार कौन है, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप अच्छे जानते हो गीतांजलि के जो रचनाकार हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। और इनको ही 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। क्या भैया? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है भैया, इसको लिख लेगो आप, इसको कहीं पर लिख लेना। तो नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए। ठीक है भैया, अगर ये सवाल पूछता है कि साहित्य में जो दिया गया था सबसे पहले हिंदी के लिए, वो किसको दिया गया था? गीतांजलि को। ये एक कविताओं का संग्रह है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल ये रहा आपके सामने, खींच कर उत्तर दो जरा। वो कह रहा है कि पंच तत्व में कौन सा समास है? पंच तत्व में कौन सा समास है? ठीक है भाई, पंच तत्व में हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें समास पूछा जा रहा है। अब आप अच्छे जानते हो यहां पर संख्या है। अब जहां पर किसी शब्द में संख्या हो तो वहां पर हम कहते हैं कि वहां पर द्विगु समास हो जाता है। लेकिन जैसे यहां पर है, यहां पर आप देखोगे यहां पर लिखा है पंच तत्व, पंच तत्व। आप इसको इस तरीके से देखो, पंच मतलब पांच, तत्व मतलब पदार्थ। तो पांच पदार्थ वाला कोई चीज है ना, ऐसे कह सकते हो। तो पंच तत्व बन जाएगा। अब यहां पर संख्या तो आपको मिलेगी, लेकिन बहुब्री में भी तो आता है, बहुब्री में भी तो संख्या आती है। लेकिन आप अच्छे जानते हो, मैं आपको सिखाने वाला वो चीज हूं कि जब भी आपको संख्या के बाद कोई अंग मिल जाए, शरीर का कोई अंग मिल जाए, तो बहुब्री लगा देना। अगर शरीर का कोई अंग ना मिले तो आप वहां पर द्विगु लगा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पर तत्व है, क्या तत्व किसी शरीर का अंग है? कान, आंख, मुंह, दांत कुछ है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। अरे खाली हो गया? ठीक है भाई, तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अब आपको हर रोज क्लास मिलेगी, हर डेली मिलेगी। पूरे 6 बजे आपकी क्लास डाल दी जाएगी। आप अच्छे से यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो कमेंट में, अपना जवाब कुछ भी जो आपको ठीक लगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।